हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज किए थे। आज के अपन इस लेक्चर्स में अपन क्या करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। वो लोग तो नहीं कर पाएंगे एक लेक्चर में, लेकिन हम 20 से 22 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जितना 1 घंटे 1.5 घंटे में अपने से हो जाए। क्लियर है? तो 20-22 एक में करेंगे, बाकी बचे हुए एक में करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करने समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है, चैप्टर थ्योरेटिकल होता है। मतलब क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बट आपकी थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए बहुत सारी, जो डेफिनेशंस हैं थर्मोकेमिस्ट्री में जितनी भी। तो आप सब लोग उन चीजों को पहले अच्छे से तैयार कर लें, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, बोर्न एनर्जी क्या होता है, हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। इन सबको अच्छे से मगिंग कर लें बेटा, याद कर लें सबको। क्लियर है? तो अब अपन 1 बाय 1 चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो जी। जो सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास है कि द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। हमें ग्रेफाइट से डायमंड की हमें क्या दे रखी है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट की क्या दे रखी है, डेल्टा जी नोट दे रखा है। द स्टैंडर्ड स्टेट मीन दैट द प्रेशर शुड बी 1 बार। प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, 1 बार तो होना ही होना चाहिए। आगे लिखा है सब्सटेंस शुड बी प्योर एट गिवन टेम्परेचर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। तो हमें क्वेश्चन में पहले कहा है कि आपको ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डायमंड में। रिड्यूस वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। क्लियर है? इन द नेक्स्ट आपको लिखा है इफ द ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू डायमंड आइसोथर्मली एट 298 केल्विन। कितने पर होता है बेटा, 298 केल्विन। द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। हमें वो प्रेशर निकालना है जब इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में। कौन आ जाए बेटा, ग्रेफाइट किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, डायमंड में। तो हमें पता है बेटा इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं अगर डेल्टा जी नोट निकालूं तो डेल्टा जी नोट क्या होगा, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कितना है बेटा, 2.9 किलो जूल, रिएक्टेंट का 0, तो ये अपने पास आ गया 2.9 किलो जूल। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे तो 2900 जूल। ये अपने पास डेल्टा जी नोट आ गया। अब हमसे डेल्टा वी दिया है और प्रेशर पूछा है, तो एक चीज ध्यान रखो बेटा, डेल्टा जी नोट क्या होता है बेटा, डेल्टा जी होता है वर्क डन, कितना काम किया गया। मतलब कि जो डेल्टा जी गिफ्ट एनर्जी होती है का मॉडुलस होता है बेटा वर्क डन का मॉडुलस, जो आप वर्क डन करते हो। अब हमें पता है कि ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रेफाइट डायमंड में जो कन्वर्ट होता है ये एक फेज कन्वर्जन, और जितनी फेज कन्वर्जन होती है वो आइसोबारिक होती है। तो आइसोबारिक है, तो हमें पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जो हमने पुटअप किया, पी एक्सटर्नल इक्वल टू 2900 जूल। तो 2900 इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, 2 × 10⁻⁻⁶। तो पी एक्सटर्नल जो अब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 14, और ये 15 जो है ना 1450 टू 10⁻⁶, और ये आ जाएगा आपके पास में पास्कल। सर आपने पास्कल क्यों लिया, क्योंकि ये जूल में था बेटा, ये मीटर क्यूब में थी। तो प्रेशर की भी हमने क्या लिया बेटा, ऐसा यूनिट। अब इसने जो आंसर दिया है वो बार में दिया है, और हमें कहा है एक बार है वो 10⁻5 पास्कल है। तो मैं पी एक्सटर्नल कितना लिख सकता हूँ बेटा, 150 इंटू 10 × 10⁻5 पास्कल। इसको तो मैंने लिख दिया बार, और ये हो गया 14500 बार। ये अपने पास आ गया पी एक्सटर्नल। इतना आपको लगाना है जिससे आपको क्या मिले बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या मिले, इक्विलिब्रियम। लेकिन इतना लगाना है, और एक तो पहले से था 1 बार, जो स्टैंडर्ड स्टेट थी उसमें 1 बार तो क्या है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, जब 1 बार तो होना ही चाहिए, तो 1 बार तो पहले था स्टैंडर्ड स्टेट में, और इतना और लगा दोगे तो प्रोसेस किस में चली जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम में। उससे पहले इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो आपको एक और लगाना है। तो प्लस पहले से 1 बार था, तो आपके पास आ गया 4501 बार। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा, फॉर द प्रोसेस आपको कहा है कि जो H2O लिक्विड है वो H2O गैस में गया है। मैंने कहा ठीक है, H2O लिक्विड किस में गया है बेटा, H2O गैस में। क्लियर है? टी 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेटा हमें पता है कि ये एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, इक्विलिब्रियम। अब हमें पता है बेटा कि ये H2O लिक्विड है, ये H2O गैस है,
और 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड से गैस में जाना इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होता है? 0। और डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होता है तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ए सराउंडिंग। अब हमें यह भी पता है कि H2 लिक्विड से गैस में जा रहा है तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक। और डेल्टा एच सिस्टम जो ये फेज कन्वर्जन है, और फेज कन्वर्जन की क्या होती है? डेल्टा एच अपॉन टी। अब हमें पता है कि H2 लिक्विड से गैस में जा रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा एच सिस्टम कैसा आएगा? ग्रेटर देन जीरो। और डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है तो सराउंडिंग क्या आएगा बेटा? लेस देन जीरो। ये बात सबको समझ में आई बेटा? बोलो कोई दिक्कत? चलो जी, नेक्स्ट अपने पास में द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O and glucose at 25 degree Celsius are minus 400 kilojoule per mole, minus 300 kilojoule per mole and minus 1300 kilojoule 300 respectively the standard enthalpy of combustion per gram of glucose। तो ग्लूकोज की कंबंशन एंथैल्पी पर ग्राम पूछे तो देखो बेटा इसके चीज के लिए हमें इक्वेशंस आनी चाहिए। पहले आपको फॉर्मेशन इक्वेशन CO2 की लिखनी है, फिर H2O की लिखनी है, और लास्ट में किसकी लिखनी है बेटा? ग्लूकोज की। इनकी क्या लिखनी है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की आपको आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है बेटा। क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? कि किसी का भी एक मोल बनना चाहिए और मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग से बनना चाहिए। तो कार्बन प्लस O2 रिएक्शन करके बनाते हैं CO2, H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके बनाते हैं H2O, 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6H2 प्लस 3O2 रिएक्शन करके बनाते हैं C6H12O6। ये इनकी फॉर्मेशन इक्वेशन है और हमें फॉर्मेशन इक्वेशंस के डाटा दिए हुए। फॉर्मेशन इक्वेशन के क्या दिए हुए? डाटा। अब हमें इन्हीं फॉर्मेशन इक्वेशंस के डाटा से सोल्व करना है ग्लूकोज का कंबंशन। और कंबंशन की इक्वेशन आपको पढ़ा रखी है बेटा। क्या होती है? किसी के एक मोल को जलाना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है और पूरा जलाना है तो 6CO2 प्लस 6H2O, बस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं तो ये कितने हो गए? 6, 12 और 6 18, 18 मतलब 9/2। बोलो कोई दिक्कत? हमें इस इक्वेशन का आंसर चाहिए, हीट ऑफ कंबंशन। अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री में एक तो होता है फॉर्मूला, याद रखें, एक ही इक्वेशन बना लो कैसे करके। यही हेस्लो होता है, कैसे जोड़ जोड़ा के इक्वेशन बन जानी चाहिए। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे ग्लूकोज चाहिए, वो मुझे इस इक्वेशन से मिलेगा। लेकिन इस इक्वेशन में ग्लूकोज प्रोडक्ट में मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, मतलब थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा? पलटी मारना पड़ेगा। और जब मैं इसे पलटी मारूंगा और इसका आंसर कितना है बेटा? -1300। जैसे पलटी मारूंगा तो डेल्टा एच टोटल में ये कितना हो जाएगा? +1300। ऑक्सीजन चाहिए हमें, लेकिन ऑक्सीजन ऐसी कोई भी चीज जो दो इक्वेशन में यूज होती है वो हमें नहीं चाहिए। ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। ऐसे टर्म को हम दोगला बोल के इग्नोर कर देंगे कि ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये किसी ना किसी इक्वेशन के साथ अपने आप फ्री में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है CO2। फ्री में आ जाएगा मतलब समझते हो ना? क्योंकि जब हम इसको इनमें से किसी ना किसी के साथ आ ही जाएगा, काउंट करूंगा तब। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो एक से ज्यादा इक्वेशन में यूज होता है उसे यूज नहीं करना है। फिर हमें चाहिए CO2। अब हमें CO2 किस इक्वेशन से मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा। हमें कहां चाहिए बेटा? प्रोडक्ट में। यहां पर भी क्या है? प्रोडक्ट में। हमें कितने मोल चाहिए? 6। यहां कितने मोल है? 1। और 1 मोल की एनर्जी आपको दी हुई है -400, तो 6 की कितनी हो जाएगी बेटा? -2400। बोलो कोई दिक्कत? इसी तरह हमें H2O चाहिए। हमें H2O चाहिए 6 मोल। यहाँ कितने मोल का दिया हुआ है? 1 मोल का। तो यहाँ 1 मोल का है, यहाँ 6 मोल चाहिए तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा? -1800। सम करो 0 0 और ये आ जाएगा -4200। ये -4200, ये +1300। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा आपके पास 2900 जूल माइनस के। अब बच्चा जैसे ही आंसर आता है बच्चा टिक कर देता है -2900 जूल। सर आपने तो कहा था। अरे रुको ध्यान से, उसने पूछा पर ग्राम। ये आया है 1 मोल ग्लूकोज का। कितने का है बेटा? 1 मोल का। और पर ग्राम चाहिए तो हमें पता है 1 मोल में ग्लूकोज के 180 ग्राम होते हैं। तो 180 ग्राम का कितना है बेटा? -2900 जूल है। तो 1 ग्राम का कितना होगा बेटा? -2900 डिवाइडेड बाई 180 जूल पर ग्राम, सॉरी किलो जूल पर ग्राम। तो किलो जूल में था, आंसर आपका ये बनेगा। आ रही बात समझ में? बस इतना सा ध्यान रखना था, बच्चा गलती कर देता है इसमें। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो जी अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पीसीज विच बाय डेफिनेशन है जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। सबको पता है कि किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो किन की होती है? मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म की होती है, जो कि Cl2 है। Br2 की Br2 लिक्विड होती है और H2 और CH4 किसी की मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म तो है ही नहीं। चलो जी
आगे बढ़ते हैं, फिर से अपने पास दिया हुआ है कि H2O लिक्विड H2O गैस में जाता है, एक फेज कन्वर्जन है बेटा, और इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि पानी का इक्विलिब्रियम कहां पर आता है 273 के 373 केल्विन और 1 बार प्रेशर। तो ये क्या है बेटा आपका इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे आपको पता है डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। क्लियर है? तो पहली चीज तो शुरू होगी डेल्टा जी जीरो है। दूसरी अगर अपन बात करें तो जो हमें पता है कि जो डेल्टा एच सिस्टम होता है वो होता है डेल्टा एच अपॉन टी फेज कन्वर्जन में, और हमें पता है लिक्विड गैस में जा रहा है तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी जीरो और डेल्टा एच आपका क्या है? पॉजिटिव। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा? चलो जी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि द वैल्यू ऑफ एल एन के आपको पूछिए, और रिएक्शन दिया है जिसमें आपको डेल्टा एच नोट दिया है, डेल्टा एच नोट दिया है। देखो इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट होता है। कि सर वो तो डेल्टा जी था, तो डेल्टा जी भी होता है। जब हम इसको नॉर्मल लेंगे तो ये सब नॉर्मल है, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड, तो ये सब भी क्या है? स्टैंडर्ड। और हमें पता है बेटा कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नोट तो कितना होता है? -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, यही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा जी नोट की जगह -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एच नोट कितना दिया? -54.07, माइनस टेम्परेचर दिया हुआ है 298, और डेल्टा एच नोट कितना दिया हुआ है? 10 जूल। अभी ध्यान रखना है किलो जूल है, कितना है? किलो जूल। ध्यान रखो इसको, किलो जूल लिखो और ये जूल में। क्लियर है? तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा बेटा? गलती होती है यहाँ पे, बच्चा इसको ध्यान नहीं देता किलो जूल को, ये किलो जूल में, ये जूल में। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आ गया, माइनस से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, यहाँ पर माइनस से माइनस आई कॉमन हो गया, तो इसको पहले 54070 जूल प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2980 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298। एग्जामिनर ने हमें इसका हिसाब करके दिया हुआ है, तो ये आएगा आपके पास 5705, और ऊपर जब सम करोगे तो मुझे अप्रोक्सीमेटली याद तो नहीं करना पड़ेगा, 4070, इसमें क्या जोड़ना है? 2980, ये जीरो, ये 15, ये जीरो, ये कितने हो गए? 5 2 7, तो ये हो गया 57050, ये से काट देगा 10 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो, डेल्टा जी नोट की जगह वैल्यू रख दो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन कितना दिया है? 30 किलो जूल पर मोल। हमें क्या दिया हुआ है? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एस वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है? 75 जूल। और हमें क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि फेज कन्वर्जन जब भी होता है तो फेज कन्वर्जन में डेल्टा एच वी क्या होता है? डेल्टा एच वी अपॉन टेम्परेचर फेज कन्वर्जन, और वेपराइजेशन फेज कन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो टी बॉइलिंग पॉइंट एच वी कितना है? 30। ध्यान रखना बेटा ये किलो जूल है तो 1000 लिखना ना भूले, डिवाइडेड बाई 75, सोल्व आउट कर ही लोगे। बोलो कोई दिक्कत? आसान सा है, बस गलतियां क्या होती है? किलो जूल को जूल में नहीं कन्वर्ट करना और फिर आंसर नहीं आते। ठीक है? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन करें, इनमें से कौन सा जो डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन को डिफाइन करता है? तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग फॉर्म से बना होना चाहिए, एक ही मोल बना होना चाहिए। तो एक बात तो कार्बन की मोस्ट अक्रिंग फॉर्म क्या है? डायमंड है? नहीं है। ये एक मोल बना है, मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग से बना है, सही है। इसमें प्रोडक्ट 2 मोल बना हुआ है, सीओ किसी की मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग फॉर्म होती नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, इसमें आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का, CO और H2O का। ये दिया हुआ है -393.5, -110.5, -241.8 किलो जूल रेस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड स्टैंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमें इस इक्वेशन का आंसर पूछा है, तो आपको इसमें डरने की क्या जरूरत है? तो आपको फॉर्मेशन इक्वेशन दी है, तो सबसे पहले CO2 की फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? कार्बन प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? CO2। CO कैसे बनेगा? कार्बन प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO। और हमें क्या चाहिए? H2O। H2 कैसे मिलेगा? H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O। अब हमें चाहिए CO2 प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है CO प्लस H2। तो हमें CO2 चाहिए, CO2 किस इक्वेशन से मिलेगा?
इस वाली से। तो सीधा का सीधा चाहिए कि पलटी है कि इसमें प्रोडक्ट में हमें चाहिए रिएक्टेंट में। तो जैसे इस इक्वेशन को पलटी मारोगे तो जाएगा प्लस 393.5। फिर हमें चाहिए H2। H2 हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड, इसमें भी कहा है रिएक्टेंट साइड, तो H2 का कितना दिया हुआ है बेटा -110.5। फिर हमें चाहिए CO। CO किस इक्वेशन से मिलेगा, इससे कितना है बेटा CO माइनस, सॉरी अपने गलत लिख दिया बेटा, ये इसका H2 का तो माइनस H2O था ना, H2O का फॉर्मेशन था, तो H2 फॉर्मेशन वही है। H2 के जो ये वाली इक्वेशन है ये कितना दिया हुआ है अपने गलत देख लिया -241। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गलत तो गलत है, -241 है। सीओ चाहिए, तो सीओ इस इक्वेशन में हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में। यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट में कितना दिया हुआ बेटा सीओ का -110। अब बच्चा कहेगा H2, जिस इक्वेशन में H2 मिला उसी में H2 है। अब बच्चा कहे दिया तो H2 का था, अरे एक ही बात है, H2 का दिया वही H2 का है। अब हम इन दोनों को सम करेंगे और इसको भी क्या करेंगे प्लस, तो इसको सम कर लो बेटा, कितने आएंगे 13, और ये कितने हो जाएंगे 2 5 और ये 3, और ये आपको ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको मैं वापस इधर लाके 352.3 माइनस कर देता हूँ, ये 0.2 ये 1 ये 4 41.2। बोलो कोई दिक्कत। अरे इन क्वेश्चनों में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, बस थोड़ा बहुत जोड़ना घटाने में कोई गलती मत कर देना। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। आप सबको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजी क्या है बेटा, गैसियस स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में से क्या करना है, रिएक्टेंट के गैस से स्टोइकियोमेट्री को क्या करना है, माइनस करना है। तो डेल्टा एच नॉट बराबर नहीं है डेल्टा ई के, बराबर कब है, जब डेल्टा एन जीरो आ जाए। तो इसमें देखो बेटा, इधर रिएक्टेंट में कितने मोल है, एक, और एक रिएक्टेंट में कितने मोल है, दो। प्रोडक्ट में कितने गैसेस मोल है, दो। तो दो माइनस दो कितना आ गया, जीरो। तो इसका तो डेल्टा एन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई तो इसका बराबर है। इसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं, जीरो। रिएक्टेंट में कितने हैं, जीरो। तो डेल्टा एन जी कितना है, जीरो। तो इसमें भी बराबर है। इसमें बात करें तो ये तो सॉलिड है, रिएक्टेंट के कितने मोल है गैस के, एक। प्रोडक्ट के कितने मोल है, एक। इसका भी क्या है, जीरो। बचाइए, रिएक्टेंट में कितने मोल है, चार। प्रोडक्ट में कितने मोल है, दो। कितना आएगा, -2। तो डेल्टा एन जी जीरो तो नहीं है, और जीरो नहीं है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर है, नहीं है। Next one, difference between heat of reaction. Difference between a heat of reaction at a constant pressure and a constant volume for the reaction. आपको क्या करना है बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखो बेटा, हीट ऑफ प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच वी, सॉरी डेल्टा एच, इसे बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। माइनस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, सॉरी प्लस, इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अब आपको इसका डिफरेंस पूछा है, आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू पता है इस इक्वेशन के लिए, तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो 12 प्रोडक्ट रिएक्टेंट का 3, तो ये कितना हो गया -3। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 25 दिया, मतलब 298 केल्विन। सोल्व मार देंगे, कहानी खत्म। आंसर वैसे भी दूर दूर है तो उसको 370 कर देना, 370 क्या, सॉरी 300 कर लेना। अरे बोलो, अरे हाँ ना बोलो जानवरों। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। इसमें क्या है कि 2 मोल ऑफ मर्करीज कंबंशन इज फिक्स्ड वॉल्यूम बोम कैलोरीमीटर। फिक्स वॉल्यूम का बोम कैलोरीमीटर। बोम कैलोरीमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा बोम कैलोरीमीटर। ठीक है, अंदर से कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, अपने ऐसे बना दिया, वैसा इतना अच्छा खराब तो नहीं बना होता, थोड़ा ठीक बना देते हैं। इस तरह से बना होता है बेटा बोम कैलोरीमीटर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका पानी भरा होता है। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर किसी चीज को लेके अगर मैंने जलाया, तो जलाने पर जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, क्यू होगी। बोम कैलोरीमीटर जब तक ना कहा जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, और कांस्टेंट जब वॉल्यूम पे काम करता है तो क्यू किसके बराबर होगी बेटा, डेल्टा यू के। और जो क्यू इससे रिलीज होगी वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। अब वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो हम यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर क्या करता है बेटा, उस टेम्परेचर को, भाई यहाँ से हीट निकलेगी तो ये बाहर वाले सिस्टम को गर्म करेगा, गर्म करेगा तो उसके क्या निकाल देगी बेटा, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो कहता है कि जब हमने कंबंशन किया तो ड्यूरिंग द कंबंशन टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ
डेल्टा टी, वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 और 12 14.8 केल्विन। इतने का टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो गया। और जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो Q इक्वल टू क्या होती है बेटा, Q के दो फॉर्मूले, एक ms डेल्टा टी लिख सकते हैं, एक NCM डेल्टा टी लिख सकते हैं, और ms को क्या लिख सकते हैं, C डेल्टा टी। हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें C दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। हमें हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 61.32 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो हमें कितना दिया हुआ है बेटा, सॉरी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी 20 किलो जूल पर केल्विन। हमें हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 20 किलो जूल। डेल्टा टी कितना है बेटा, 14.8 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 296 किलो जूल। ये अपने पास Q आ गया। तो Q कौन सा है, जो बाहर से एब्जॉर्ब हुआ। तो पानी कहता है Q कितना है, 296। तो अंदर से Q कितना रिलीज हुआ था, -296 किलो जूल। इस सिस्टम ने तो रिलीज किया, तो ये क्यू कितना है, -296। तो बाहर वाले पानी ने बताया कि हमें 296 मिली, तो मैंने कहा बॉम्ब कैलोरीमीटर से -296। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -296 किलो जूल पर मोल। अब जो ये हमें मिला है ये 2 मोल का है, क्योंकि आपने 2 मोल गैस जलाई थी। तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का हो जाएगा -148 किलो जूल पर मोल। ये हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज मिल गया। अब हमें क्वेश्चन आगे दिया हुआ है एंथैल्पी पे सोल्व करना है। एंथैल्पी पे कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको सिखा रखा है बेटा, Hg गैस है, वो रिएक्शन करता है हाफ O2 से, और रिएक्शन करता है HgO सॉलिड की। सर कहाँ लिखा है, ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ है कि जलाने पे HgO सॉलिड मिलता है। अब हमें पता है कि जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है, डेल्टा U प्लस से डेल्टा NgRT। डेल्टा U कितना है बेटा, -148। डेल्टा Ng प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री, प्रोडक्ट का कितना है बेटा 0, रिएक्टेंट का कितना है बेटा 3/2। क्लियर है? R की वैल्यू कितनी है बेटा, कुछ दी हुई है क्या, R की वैल्यू 8.3। ध्यान रखना अगर वो दे तो वही वाली लेनी है, वरना आंसर में गड़बड़ जाएगी। हमें पता है 8.314 होता है, लेकिन वो 8.3 दे तो 8.3, 8 दे तो 8। ठीक है, कुछ ना दिया तो अपनी यही। और टेम्परेचर कितने पे बेटा, आपने जो कन्वेंशन किया वो 298 केल्विन पर है, 298। जब इसे आप सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा -148, ये 3/2, ये 8.3। क्लियर है? एक काम करते हैं, हाँ ठीक है चलो 8.3 लेना पड़ेगा अपने को। मेरे को आंसर याद है, इसको सब सोल्व आउट करते हैं 3.75 आता है माइनस का, क्योंकि माइनस का 3/2 है ना। गैस की जो अपने गलती लिखा है, माइनस का क्या है 3/2। तो जब अपन इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये आता है माइनस का 3.75 कुछ के अराउंड, और ये -148 है, तो ये हो जाएगा -150.575 के अराउंड आ जाएगा। तो हमें इसका डेल्टा एच मिल गया बेटा -151.75। बोलो कोई दिक्कत, अराउंड मैंने अप्रोक्स लिखा है। अब अपन बात करेंगे बेटा कि ये अपने पास इस इक्वेशन डेल्टा एच आ गया, फिर हमें कहता है कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस। तो फॉर्मेशन की इक्वेशन चाहिए हमें, Hg गैस का फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको पता है फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी के 1 मोल को बनना है और उसके मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग फॉर्म, तो मोस्ट स्टेबल कॉमन अक्रिंग फॉर्म तो Hg लिक्विड है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा अपने को 61.32। तो आपको डेल्टा एच कितना दिया हुआ है बेटा 61.32। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड। तो HgO सॉलिड पूछा है, तो HgO सॉलिड ये ना, इसकी मोस्ट स्टेबल कॉमन HgO सॉलिड है। इसकी फॉर्मेशन पूछी तो हमें पता है किसी के 1 मोल को बनना चाहिए और मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग से। तो Hg की मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म क्या है, Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा HgO सॉलिड। हमें इस इक्वेशन का आंसर चाहिए। तो देखो शुरुआत देखो क्वेश्चन को कैसे किया, हमें सबसे पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर देके डेल्टा यू निकलवाया, वो भी 2 मोल का था, तो हमने पहले 1 मोल का किया। फिर बच्चा डेल्टा यू को यूज कर लेता, नहीं हमें डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा यू से डेल्टा एच लिए। अब देखो क्वेश्चन वही हो गया, ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है, इन दोनों का डेल्टा एच पता है, इसका निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा हो गया ना यहाँ से, लेकिन इसने पहले एक सारा काम करवाया कि तुम यहाँ तक पहुंचो। अब हमें पता है Hg लिक्विड चाहिए, इस वाली इक्वेशन से चाहिए, प्लस में तो हमें प्लस में चाहिए, मतलब रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट है, तो 61.32। ऑक्सीजन हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, कितना चाहिए हाफ, यहाँ पर भी कितना है हाफ। प्रोडक्ट में चाहिए कि रिएक्टेंट में, कि रिएक्टेंट में यहाँ भी क्या है, रिएक्टेंट में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो वो माइनस का -1 रह जाएगा, और जिससे O2 मिलेगा उससे HgO सॉलिड मिल जाएगा। सोल्व आउट करेंगे तो -90 कुछ आ जाएगा। समझ में? गलती कहाँ है,
यहीं पे कहीं मैं गलती कर जाओगे। एक तो ये वाली गलती की 2 मोल का दिया है, 1 मोल में कन्वर्ट नहीं करोगे, या फिर डेल्टा यू का यूज कर जाओगे, जबकि यूज किसका करना है, डेल्टा एच का। चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा द सरफेस ऑफ कॉपर गेट टार्निश बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड टू गैस वाज पास टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर को गर्म करते हैं साथ में नाइट्रोजन गैस का फ्लो करते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिल पाए, कहीं से भी पानी वानी ना मिले। हाउएवर फिर भी N2 गैस कंटेन 1 मोल परसेंट वाटर। देखो 1 मोल परसेंट, आप आगे से ध्यान रखना बेटा, मोल परसेंट का मतलब ही होता है मोल फ्रैक्शन निकालना। जैसे उसने कहा 1 मोल परसेंट है, 1 मोल परसेंट मतलब 0.01 मोल ऑफ फ्रैक्शन, इसके बेटा XH2, तो पानी की मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.01 है, टोटल जो नाइट्रोजन गैस है। द वाटर वेपर ऑक्सीडाइज कॉपर, जो वाटर वेपर है वो कॉपर को 2 कॉपर सॉलिड प्लस H2O गैस रिएक्शन करके बनाता है Cu2O सॉलिड प्लस H2 गैस, और ये भी सॉलिड, इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देता है। कहता है कि द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द मिनिमम प्रेशर ऑफ H2 इन बार नीडेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एट 1250 केल्विन। कि ये रिएक्शन भाई H2 अगर वहां मिला तो H2 ये ले जाएगा। अब आप H2 का प्रेशर बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कम से कम कि क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडेशन रुक जाए। कि सर ऑक्सीडेशन H2 से कैसे रुकेगा, ली चैटले प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, पानी इस रिएक्शन को उधर ले जाना चाहता है, और ली चैटले प्रिंसिपल कहता है अगर मैं हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ाऊं तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, और ली चैटले क्या कहता है, किसी चीज अगर आपने अमाउंट बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर उसका अमाउंट घट जाए। तो अगर मैं हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ाता तो रिएक्शन कहां जाएगी, पीछे, मतलब फॉरवर्ड आने की जगह रिएक्शन कहां रहेगी बेटा, पीछे। तो मुझे इस हाइड्रोजन का प्रेशर चाहिए, क्लियर है, ताकि क्या ना हो बेटा, मेरा रिएक्शन ना हो। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, गैस कांस्टेंट 8 ही दिया है, जो हर बार बदलता रहता है, ln10 दिया हुआ है। हमें ये 2 इक्वेशन दिए, इन दोनों का डेल्टा जी नोट दिया है, तो मुझे पता है मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकाल सकता हूँ कि सर कैसे, मुझे 2 कॉपर चाहिए, किस इक्वेशन से मिलेगा बेटा, इस वाली इक्वेशन से, सीधा का सीधा की पलटी कि सर सीधा का सीधा, क्योंकि यहाँ पर भी रिएक्टेंट है मुझे भी रिएक्टेंट में चाहिए, तो ये आ गया -7800 प्लस, मुझे चाहिए H2O, किस इक्वेशन से मिलेगा, इससे सीधा की पलटी कि सर आपको किस रिएक्शन को पलटी करना पड़ेगा, और आपको थर्मोकेमिस्ट्री पता है रिएक्शन पलटी करते हैं मतलब उल्टा करते हैं साइन बदल जाता है, और ये हो जाएगा 1878000 जूल, और जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 10000, या 100 किलो जूल, सीधा सीधा बोल दे। ये अपने पास आ गया डेल्टा जी। बोलो किसी को कोई दिक्कत, या सर कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी नोट। अब हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना हो, और कोई भी रिएक्शन कब नहीं होते, जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, और आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जी नोट ग्रेटर देन आर टी एल एन क्यू, क्लियर है। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू तो कितनी है, 100 किलो जूल, ग्रेटर देन आर की वैल्यू 8, अगले ने कितने लेने को बोला है, 8, टेम्परेचर कितना है बेटा 1250, और ये जूल में तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, अब ये भी किलो जूल हो गया। एलन क्यू क्या होता है, क्यू रिएक्शन क्वेश्चन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस है यहाँ पे साइन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2। अब मुझे पता है किलो जूल से किलो जूल कट गया, ये 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 4 96, मतलब ये इसको काट ही देगा पूरा का पूरा, पूरा नहीं, 0 से 1 0 पहले कटेगा, ठीक है। तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा 10, और इधर बचेगा ग्रेटर देन माइनस एल एन पी एच टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस रहने देते हैं, माइनस एल एन पी एच टू, ये आएगा। अब मुझे प्रेशर ऑफ H2 चाहिए, तभी मैं LnPH2 निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता है कि टोटल प्रेशर कितना दिया है 1 बार, पानी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0, और डाल्टन्स लॉ कहता है किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर कितना दिया है बेटा 1, मोल फ्रैक्शन कितनी दी हुई है 0.01, तो अपने पास काम हो गया, 10 इक्वल टू माइनस LnPH2
माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। क्लियर है? और ये कितना है, सही तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, सही कर रहे हूँ, कोई गड़बड़ थोड़ी है ना, अभी तो नहीं लग रही, आगे देखेंगे। माइनस एल एन पी एच टू, तो पी एच टू की वैल्यू कितनी दी है बेटा अपने को, 0.01, तो अपन ने यहाँ रख दिया एल एन 10 की पावर -2, तो 10 इक्वल टू माइनस एल एन पी एच टू -2 एल एन 10, और एल एन 10 की वैल्यू दी हुई है 2.3, तो एल एन 10 की वैल्यू 2.3 रखूंगा, तो 10 इक्वल टू माइनस एल एन पी एच टू, और ये हो जाएगा -4.6, तो एल एन पी एच टू कितना हो जाएगा बेटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और वापस माइनस हो गया 14.6। बोलो कोई दिक्कत? बस सिस्टम को जो ये बोलता गया, पहले इसने कहा ये है तो मैं जोड़ता गया, अब उसने कहा स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। बोलो वो भी कोई दिक्कत? बहुत क्वेश्चन आएंगे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डाइओरोन इज ए पोटेंशियली रॉकेट फ्यूल विच अंडरगो कंबंशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाता है बेटा कि B2H6 गैस है वो कन्वर्ट होता है 3O2 प्लस B2O3 प्लस 3H2O गैस में। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबंशन। हमें डाटा दिया हुआ है, इससे हमें इस इक्वेशन को निकालना है। क्लियर है? तो देखो हमें B2H6 किस इक्वेशन से मिलेगा कि सर B2H6 आपको इस इक्वेशन से मिलेगा, O2 तो दोगला मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे B2O3 चाहिए, वो इस इक्वेशन से मिलेगा, मुझे H2O चाहिए, वो इस इक्वेशन से मिलेगा, लेकिन मुझे तो H2 गैस चाहिए तो वो मुझे इससे मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन का तो एक तरह से कोई यूज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मुझे B2H6 मिला, H2O मिला, B2O3 मिला, तो अगर मैं इक्वेशन को आपस में जोड़ू तो देखो बोरोन बोरोन को काट देगा, पानी पानी को काट ही देगा, इस O2 को काटने वाला तो कोई है ही नहीं। भैया आप इन इक्वेशन को जोड़ोगे, चलो O2 तो चलो यूज हो जाएगी, फिर आप देखोगे कि अगर मैं इन इक्वेशन को जोड़ूंगा तो H2 गैस तो मुझे चाहिए लेकिन ये H2 लिक्विड नहीं चाहिए, B2H6 चाहिए लेकिन मेरी इक्वेशन में H2 नहीं चाहिए, तो मुझे कैसे करके इसे रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव तो हो ही नहीं पाएगा अगर इनमें इक्वेशन को आपस में जोड़ूं घटाऊं कैसे करूं, तो ये टर्म आपस में किसी से कटेगी नहीं। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए कि हमें जरूरत तो 3 इक्वेशन की है और दे 4 रखी है, तो एक बार जरूर देखें कि कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें इक्वेशन दी उसकी जरूरत हो गई कि सर कैसे, क्योंकि जब मैं जोड़ूंगा तो ये आपस में कटने भी चाहिए, जो मेरी इक्वेशन में काम नहीं आ रहा वो आपस में उल्टा सुल्टा करने पे कटने चाहिए, कटेंगे तभी जब कंपोनेंट होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन यूज नहीं करूं तो H2 को काटने वाला H2 लिक्विड को काटने का कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप पहले किसी एक इक्वेशन जो आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन उसको किसी में जोड़ो, तो जैसे मैं जोड़ूंगा H2 लिक्विड से H2 लिक्विड कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस रिएक्शन करके बनाता है H2O गैस, और दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ा है तो ये -286 और ये प्लस है, तो -286 डिवाइडेड बाई 44, मतलब डिवाइड कर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 2, तो ये आ जाएगा -242। अब काम बन जाएगा, हमें चाहिए B2H6, इस इक्वेशन से मिलेगा कि सर कैसे, पलटी मार के, तो डेल्टा H कितना हो गया -36, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट था मुझे रिएक्टेंट चाहिए, O2 दोगला मुझे मतलब है नहीं, दोगले को कभी सोचते नहीं कैसे है, B2O3 इस इक्वेशन से मिलेगा, सीधा का सीधा कि सर सीधा का सीधा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में चाहिए तो कितना हो जाएगा -1273। फिर मुझे चाहिए H2O, किस इक्वेशन से मिलेगा, अब ये काट चुका हूँ इन इक्वेशन को, तो मैं जोड़ के यूज कर चुका हूँ, तो हटा दो बेटा, हमारे लिए H2 इस इक्वेशन से मिलेगा, मुझे चाहिए 3, इस इक्वेशन में कितना है 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6, 12 और ये 7, इन सबको जोड़ देंगे अपना डेल्टा आ जाएगा, मामला खत्म हुआ। और चमका क्या? चलो जी, नेक्स्ट उन्हें एस्टिमेट द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन गिवन SF6। क्लियर है? तो आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालना, देखो बॉन्ड एनर्जी कभी कुछ होती ही नहीं है, हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं होता, बॉन्ड डिसोसिएशन कुछ ये होता ही नहीं है, आप ये समझो कि SF6 गैस है। क्लियर है? तो आपको इसकी क्या निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी, तो आप समझो कि हमें तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन करना है किसी भी इक्वेशन का, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, किसी के एक मोल को उसके गैसेस एटम में तोड़ दो, तो SF6 को जब मैं गैसेस एटम में तोड़ूंगा तो 6 गैस प्लस से 6F गैस हो जाएगा, ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। लेकिन इस हीट ऑफ एटोमाइजेशन में आपने 6 बॉन्ड तोड़ दिए तो इसे हम बोल देंगे 6 टाइम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF। अगर आपको ये एटोमाइजेशन आ गई तो ही बॉन्ड एनर्जी आ पाएगी, वरना एक बॉन्ड के निकालने की कोई एनर्जी होती, मतलब इक्वेशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो अब हमें ये चाहिए
और इसके लिए इक्वेशन चाहिए। अब हमें आगे दिया हुआ है कि फॉर्मेशन SF6 का फॉर्मेशन दिया हुआ है बेटा आपको, तो आपको पता है फॉर्मेशन में मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म। फिर हमें किसका फॉर्मेशन दिया है, एफ गैस का, तो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। फिर हमें दिया हुआ है एफ गैस का, तो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। अब आपको पता है हमें SF6 चाहिए, तो SF6 हमें कहाँ चाहिए बेटा, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में, यहाँ किसमें दिया, रिएक्टेंट में। तो पहले वाली इक्वेशन को पलटी मारेंगे तो SF6 का आंसर कितना है, -1100। तो जैसे पलटी मारेंगे तो छोरो देखो कितना हो जाएगा, +1100। फिर हमें चाहिए एस केस, कहाँ चाहिए, किस प्रोडक्ट में, हम अभी कहाँ पर है, प्रोडक्ट में। तो ठीक है, जैसा क्या वैसा वैसा जोड़ देंगे, 275। फिर हमें क्या चाहिए कि सर हमें एफ गैस चाहिए, फिर एफ गैस कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट में, लेकिन हमें चाहिए 6 मोल, यहाँ क्या 1 मोल। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 240 आएगा, सॉरी 480, 048 होता है ना। चलो आ रही बात में। अब इसको अब सम करेंगे, 5 8 और 7 15, ये कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 5 4 9, 1955। ये अपने पास डेल्टा एच आ गया। अब हमें ये थोड़ी चाहिए था, हमें तो बोन एनर्जी चाहिए थी, और ये इसकी वैल्यू है, और ये मुझे पता है ये 6 टाइम है बोन एनर्जी ऑफ ऐसे, क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन को करने के लिए आपको 6 बार ऐसे बोन तोड़ना पड़ेगा। अब मुझे आराम से मैं ऐसे बोन एनर्जी निकाल लूंगा, कैसे, इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, कहानी करता। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी, कैलकुलेशन देख लेना, छोटी मोटी की गलती हुई है तो जोड़ने में ना, तो बोलो कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्या है, बोन एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते आप, एटोमाइजेशन की एनर्जी निकालो, फिर बोन एनर्जी कभी भी निकाल लो उससे, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबंशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। आपको साइक्लोप्रोपेन की क्या निकालना है बेटा, कंबंशन एंथैल्पी निकालना है। तो ये रहा साइक्लोप्रोपेन, फॉर्मूला तो C6H3H6 होता है, साइक्लोप्रोपेन हमें Cp लिख दिया। इसका कंबंशन किया तो O2 की प्रेजेंस में कंबंशन किया तो क्या मिला बेटा, 3CO2 प्लस 3H2O, कितने हो गए, 3 2 6 6 3 9, 9/2। बैलेंसिंग देख लेना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है CO2 गैस की। CO2 गैस किससे मिलेगी बेटा, कार्बन प्लस ए O2। हमें दिया हुआ है H2O लिक्विड का, क्या मिलेगा बेटा, H2 प्लस ए हाफ O2। हमें दिया हुआ है बेटा प्रोपीन का फॉर्मेशन, प्रोपीन का फॉर्मेशन भी वही C3H6 होता है, प्रोपीन का भी फॉर्मूला, लेकिन ये चेन फॉर्म है तो इसको हम एक बार चेन लिख लेते हैं, और इसका फॉर्मेशन है तो 3 कार्बन ग्रेफाइड प्लस 3H2 से। फिर हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, कि जो साइक्लोप्रोपीन है C3H6 साइक्लोप्रोपीन, वो कन्वर्ट होता है C3H6 चेन में। हमें इन सब का डाटा गिवन है, ये माइनस से ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब ये हमें सबका डाटा गिवन है और इसका पूछा है, तो वापिस देखो बेटा, हमें C3H6 चाहिए, किस इक्वेशन से मिलेगा, इससे। हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो 2 गला, मुझे लेना देना ही नहीं। हमें CO2 चाहिए, किससे मिलेगा, इससे। हमें H2O चाहिए, इससे मिलेगा। हमने कहा इस इक्वेशन का क्या काम, मुझे दी। सोचो पहले आराम से, जब मैं C3H6 इक्वेशन से लूंगा तो एक बार इसको भूल जाओ, तो साथ में C3H6 चेन भी आएगा, और चेन को काटने वाला तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसे काटने के लिए मुझे पहले इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन मुझे यहां से मिलेगी। अरे बोलो, तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले रिएक्शन को पहले पलटी मार के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पलटी मार के जोड़ूंगा तभी चेन से चेन कटेगा। तो पहले वाली इक्वेशन को जैसे मैं पलटी मार के जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C3H6 साइक्लोप्रोपेन कन्वर्ट होता है, ये तो कट जाएगा पलटी मार के, 3 ग्रेफाइड प्लस 3H2 में। इस इक्वेशन का आंसर अपने पास कितना दिया हुआ है बेटा, +20, ये था +20.42, और ये था बेटा -30.00। तो पहले वाली इक्वेशन को पलटी पारा तो ये भी -20 हो गया, और जुड़ के कितना हो गया बेटा, -53.42। अब काम हो जाएगा, अब भूल जाओ ये दो इक्वेशन कभी थी। अब आपको पता है ये साइक्लोप्रोपेन इससे मिल जाएगा, CO2 इससे मिल जाएगा, H2 इससे मिल जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेन कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में, यहां पर भी रिएक्टेंट में, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। ऑक्सीजन तो 2 गला, लेना देना नहीं, 2 गला मतलब 2 इक्वेशन में आता है तो कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा अपने आप सेट हो जाएगा। CO2 मुझे इस इक्वेशन से चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 3। इसमें कितना है, 1, तो 1 CO2 का -3 है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट में हमें भी प्रोडक्ट में चाहिए, तो -393.5 × 3।
फिर हमें H2O चाहिए, इस इक्वेशन से मिलेगा। कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट में। यहां पर भी प्रोडक्ट में, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 3। यहां पर कितना है? 1, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 285.8 इंटू 3 बन गया काम। अरे बोलो, समझ में आया क्या? कर लेना छोटी मोटी कैलकुलेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कंप्यूट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथाइल एल्कोहल इन किलो जूल पर मोल। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछिए मिथाइल एल्कोहल की। हमने कहा मिथाइल एल्कोहल की इक्वेशन लिख देते हैं भाई। ये है CH3OH और ये लिक्विड है। किसी के 1 मोल को बनाना है, मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म ग्रेफाइट प्लस H2 बनाना है, तो 2H2 प्लस हाफ O2। हमें इस इक्वेशन का आंसर चाहिए, कहानी खत्म। अब क्या क्या दिया है कि आगे दिया हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब CH3OH लिक्विड था, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? CH3OH गैस में। इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 38 किलो जूल प्लस में। हमने कहा ठीक है भाई। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम, फॉर्मेशन इक्वेशन दी है गैसियस एटम की, H गैस की। तो H गैस फॉर्मेशन का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। तो इसका कितना दिया है बेटा? 218। फिर हमें दिया कार्बन गैस का, तो कार्बन गैस बनेगी बेटा किससे? कार्बन ग्रेफाइट से। 1 मोल से बननी चाहिए, और कितनी है बेटा? 715। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किससे बनेगी? O2 से बनेगी, हाफ मोल से बनेगी। और ये कितना है बेटा? 249। बोलो कोई दिक्कत? साथ में हमें बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, और बॉन्ड एनर्जी जब भी आ जाए ना, तो आप समझ लो किसी का तो एटोमाइजेशन करना है। इसका एटोमाइजेशन करना है CH3OH, तो इसी का एटोमाइजेशन करना होगा CH3OH का। और CH3OH ध्यान रखना, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी आपस में तभी कनेक्ट होगी जब रिएक्टेंट गैस होगा। तो CH3COH गैस कन्वर्ट हुआ C गैस प्लस 4H गैस प्लस O गैस। ये आपकी आ गई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन हीट ऑफ एटोमाइजेशन में बॉन्ड डाल दो। हीट ऑफ एटोमाइजेशन की इक्वेशन पहले लिख लो और उसमें बॉन्ड काउंट करो। CH3OH को तोड़ने के लिए आपने 3 CH बॉन्ड तोड़े थे, तो इसमें 3 तो CH बॉन्ड की एनर्जी आएगी, प्लस आपने एक CO बॉन्ड तोड़ा था, तो एक CO बॉन्ड की एनर्जी आएगी, प्लस आपने एक OH बॉन्ड तोड़ा था, उस OH बॉन्ड की एनर्जी आएगी। इन सारी एनर्जियों का क्या करना पड़ेगा? सम। तो 3 CH बॉन्ड तोड़े, एक CH बॉन्ड की एनर्जी 415, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15। 15 और ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 12। एक CO बॉन्ड तोड़ा, उसकी कितनी है? 365। एक OH बॉन्ड तोड़ा, उसकी कितनी है? 463। सम कर दो, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17। ये 3 5 5 4 9 और ये 1973। मतलब इस इक्वेशन का आंसर आ गया प्लस 1973। क्लियर है? अब हमें ये इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन में हमें CH3OH लिक्विड चाहिए, वो इससे मिल जाएगा 2H2। क्लियर है? तो 2H2 इससे मिल जाएगा, चाहे 2 है वो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाफ O2 वो इससे मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, कार्बन गैस है। अब हमें चाहिए CH3OH लिक्विड। तो हम इस तीनों को जब जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को भूल जाऊं, जब मैं इक्वेशन को जोड़ूंगा, इस CH3OH गैस, भाई ये जब जोड़ूंगा इस इक्वेशन को, CH3OH गैस कहीं कट रहा है क्या? अगर ये इक्वेशन यूज ना करूं, ये ना करूं, तो इन तीनों इक्वेशन जोड़ते समय लिक्विड तो मुझे मिल जाएगा पूरा, लेकिन इस गैस को काटने का तो कंपोनेंट ही नहीं है। तो सर क्या करें? मैंने कहा पहले इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो। जैसे जोड़ोगे CH3OH गैस से CH3OH गैस कट जाएगी, तो आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। CH3OH लिक्विड कन्वर्ट होता है C गैस प्लस 4H गैस प्लस O गैस। और ये कितना दिया है बेटा? 1973। और जोड़ा है, और ये प्लस है, तो इसमें 38 और जोड़ देंगे। जैसे 38 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ये 0, ये 2011। बोलो कोई दिक्कत? यही आएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अभी भी एक समस्या है, इस कार्बन गैस का क्या करें? हमें तो कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, और जब कार्बन ग्रेफाइट इस इक्वेशन से हम ले लेंगे, कार्बन ग्रेफाइट तो हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, लेकिन इस गैस का क्या करें? इस गैस को भी हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस ग्रेफाइट को किससे जोड़ते हैं? इस इक्वेशन से। पर ऐसे नहीं, यहाँ गैस प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो इस इक्वेशन को पलटी मार के जब जोड़ेंगे, तो आपके पास अपने आप ही क्या आ जाएगा? CH3OH लिक्विड प्लस, सॉरी, कार्बन ग्रेफाइड प्लस
4H गैस प्लस O गैस और पलटी मार के जोड़ा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -715। अब आपको पता है बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। 11 में से 5 गए कितने बचे 6, 10 में से 1 गए कितने बचे, तो चलो 10 में से 1 गए कितने बचे 9, 9 में से 7 गए कितने बचे 2, ये 1 प्लस के। अब ये इक्वेशन आ गई, तो हमने किन किन इक्वेशन को यूज कर लिया, इस इक्वेशन को यूज कर लिया, इस इक्वेशन को यूज कर लिया, इस इक्वेशन को यूज कर लिया, मतलब इन्हें एक बार के लिए भूल जाओ ये इक्वेशन थी। तो आपके पास क्या क्या बची, आपके पास 1 2 3, CH3OH लिक्विड किससे मिलेगा, इससे, उसी से ग्रेफाइट मिल जाएगा। हमें CH3OH लिक्विड कहाँ पे है बेटा, प्रोडक्ट में, यहाँ रिएक्टेंट में, हमें कहाँ चाहिए प्रोडक्ट में, तो पलटी मार दिया। जैसे पलटी मारा है कितना हो जाएगा -1296 है क्या, 96 जो भी है तुम देख लोगे। अब जब हमें पता है जिससे CH3OH मिलेगा उससे ग्रेफाइट मिल गया, काम खत्म। H2 किससे मिलेगा, इस इक्वेशन से, हमें कितने चाहिए 2, इसमें कितना है हाफ, तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो +4 × 218। हमें क्या चाहिए हाफ O2, हाफ O2 ये रहा, अच्छा हमने हाफ O2 वाली इक्वेशन काट दी, सॉरी ये नहीं चाहिए थी, हाफ O2 वाली तो ये चाहिए थी, तो ये सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो +249, जोड़ जोड़ा के आंसर निकाल देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बस पढ़ना तो पड़ेगा ना क्वेश्चंस को। अभी किस जमाने में सब्जेक्टिव आता था, अभी इतनी कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आएगा इसी के आसपास कुछ जोड़ घटा के। क्लियर है, चलो अच्छा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बेंजीन, इन दोनों की दे रखी है। तो देखो ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, C6H12 है। बेंजीन आप सबको पता है बेटा क्या होती है, C6H6। तो आपको C6H12 का फॉर्मेशन इक्वेशन दिया है, तो फॉर्मेशन में क्या होगा, कार्बन ग्रेफाइड प्लस है 6H2 और इसकी वैल्यू दी है बेटा -156। फिर आपको दिया है बेटा बेंजीन का फॉर्मेशन C6H6, तो उसमें 6 कार्बन ग्रेफाइड, ये ग्रेफाइड है बेटा, जी लिख रहा हूं ना, +3H2, ये ग्रेफाइड है, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। और ये कितना दिया है बेटा +49। अब आपसे आगे दिया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन दी हुई है साइक्लोहेक्सीन की, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये एक H2 से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी बेटा साइक्लोहेक्सेन, इसकी वैल्यू दी है -119 किलो जूल पर मोल। और हमें कहा बेंजीन का निकालो, सॉरी रेजोनेंस एनर्जी निकालो बेंजीन की। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे आए तो बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराओ, यही होगा। और इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अगर मैं थ्योरेटिकली सोचूं तो बेंजीन ये थी नहीं ना बेटा, बेंजीन पहले ये थी, रेजोनेंस में थी, तो उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराने के लिए पहले मैंने उसका रेजोनेंस तोड़ा और ये बना। और जब ये बना तो 3H2 से रिएक्शन किया, फिर जाके ये बना। तो पर मैंने तो रिएक्शन कराई नहीं थी, मैंने तो ये कहा है कि बेंजीन में 3H2 डाला, अगर बेंजीन में 3H2 डाला और ये मुझे मिल गया, अब वो रेजोनेंस रेजोनेंस तुम्हारा अपने आप अंदर होता रहा। तो अब मुझे पता है मुझे ये इक्वेशन चाहिए, अगर इसका डाटा आ गया तो मुझे बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। बेंजीन का क्या आ जाएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर इस इक्वेशन का डाटा आ गया, क्योंकि बेंजीन में मैंने 3H2 डाला, ये मिला, तो ये इक्वेशन क्या है, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। इस इक्वेशन को लाने के लिए मुझे बेंजीन चाहिए, बेंजीन किस इक्वेशन से मिल जाएगी बेटा, इससे। क्लियर है, तो अगर मुझे बेंजीन एक मिनट बेटा, तो मुझे बेंजीन इक्वेशन से मिल जाएगी। क्लियर है, तो अपने को पता है बेंजीन इक्वेशन से मिल जाएगी, तो बेंजीन का कितना है +49, तो डेल्टा एच टोटल कितना हो गया बेटा +49। क्लियर है, हमें सॉरी बेंजीन कहाँ पे प्रोडक्ट में, तो उल्टा करना पड़ेगा -49, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे कहाँ, यहाँ पे क्या थी बेटा प्रोडक्ट में, मुझे कहाँ चाहिए थी रिएक्टेंट में। फिर मुझे चाहिए साइक्लोहेक्सेन, वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा, प्रोडक्ट में चाहिए तो -156 और इसको सम करूंगा तो आ जाएगा -50 इधर जोड़ते हैं -205। मैंने कहा इसका आंसर -205 है, लेकिन मैं सोचूं हुआ क्या क्या हुआ होगा। जब मैं बेंजीन का कराने गया था तो पहले बेंजीन इसमें कन्वर्ट हुई होगी, फिर इन तीन बॉन्ड ने हाइड्रोलाइज किया होगा, तो मुझे पता है अब इन तीनों बॉन्डों की हीट ऑफ हाइड्रोजन, तो एक पाई बॉन्ड की -119 है, तो 3 पाई बॉन्ड की कितनी आई होगी कि सर 3 पाई बॉन्ड की कितनी आई, मतलब क्योंकि एक पाई बॉन्ड पे -119 है, तो 3 पाई बॉन्ड पे कितनी रिलीज होनी चाहिए बेटा
बोलो भाई, 3 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए माइनस 119, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 27, और ये हो जाएगा 2, तो 3 और 2 5, माइनस 357 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? अब हमने कहा माइनस 357 पर एक पाई बॉन्ड पे इतनी, तो 3 पाई बॉन्ड पे इतनी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जब मैं रिएक्शन बेंजीन में 3H2 डाल के पूरी रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे मिलता है -205। तो डिफरेंस आ क्यों रहा है? वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये काम अपने आप होगा। जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, आपकी रेजोनेंस एनर्जी है। क्या है बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। क्यों? क्योंकि पहले बेंजीन रेजोनेंस में थी, तो आपने जब उसमें 3H2 डाला, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने बेंजीन में 3H2 डाल के छोड़ दिया, तो पहले वो उसकी रेजोनेंस तोड़ेगा, तो रेजोनेंस तोड़ने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? फिर रेजोनेंस टूट गए, फिर वो रिएक्शन कराएगा और रिएक्शन करा के एनर्जी रिलीज करेगा, और जो रिलीज करेगा वो कितनी आनी चाहिए? 357, -357। लेकिन हमें नेट कितनी मिली? -205। पहले उसने रेजोनेंस एनर्जी ली और फिर इतनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो बनी वाला हिसाब है, उसने कहा पहले मैंने मार्केट से इतने रुपए लिए थे, फिर मैंने इतने का कमाई की, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? सर नेट प्रॉफिट तो कितना आया? -205। तो आपको खर्चा अपने आप आ जाएगा। -357 था, उसमें से -205 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2, ये कितना आएगा? 5, -150, सॉरी -152। इतने का खर्चा आ गया। मतलब इतनी रेजोनेंस एनर्जी पहले एब्जॉर्ब हुई थी। सर आपने माइनस क्यों लगा? रेजोनेंस एनर्जी तो नेगेटिव होती है ना, यहाँ एब्जॉर्ब हुई, लेकिन किसी प्रोसेस में जब रेजोनेंस हुआ तो ये -152 था। समझ में आया बेटा सबको? चलो जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द पॉलीमराइजेशन आपको दे रखा है बेटा। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन टू ए लीनियर पॉलीथीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। इस रिएक्शन से रिप्रेजेंटेड किया हुआ है। क्लियर है? अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करके बनाता है CH2 ये बनता है। ये पॉलीमराइजेशन इक्वेशन है। हमें कहा C डबल बॉन्ड C टूटने पर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और C बॉन्ड टूटने पर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन देखो बेटा क्या होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। पहले होता क्या है बेटा कि पाई बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड टूटे, डबल बॉन्ड टूटे क्या बना बेटा? CH2 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 CH2। हर इथाइन में सब है बेटा, मैंने हर इथाइन को एक बार ऐसे लिखा, तो डबल बॉन्ड टूटे। फिर मैंने क्या किया बेटा, हर इथाइन ने क्या किया? पाई बॉन्ड आपस में कनेक्ट हुई, तो सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसने इससे बनाया, इसने इससे, इसने इससे, इसने इससे, इसने इससे, इसने इससे, इसने आगे। तो हुआ क्या? पर इथाइन क्या हुआ कि पर इथाइन एक डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड टूटने पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बेटा? +590। पर इथाइन कितने बॉन्ड बने? सिग्मा बॉन्ड। तो पर इथाइन ने देखो टोटल 1 2 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 में से एक तो पूरा पूरा खुद गए, ये वाला बॉन्ड दोनों का आधा है, तो यहां से आधा कंट्रीब्यूशन, यहां से आधा कंट्रीब्यूशन, तो नेट बॉन्ड कितने बनाए? 2। उसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाने पर +331 एब्जॉर्ब होती है, तो 2 बनाने पर इतनी रिलीज हो जाएगी। तो बताओ रिलीज कितनी हो जाएगी? 266 -662 रिलीज हो जाएगी। तो +590 एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड टूटा पर इथाइन, और पर इथाइन 2 सिग्मा बॉन्ड में, तो इतनी रिलीज हुई, तो नेट कितना आ जाएगा बेटा? -72। आ रहा है क्या समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये इक्वेशन आपको इसके लिए डिटरमाइन करना है। आपको दिया हुआ है कंबंशन एंथैल्पी दी हुई है बेटा, तो H2 की कंबंशन एंथैल्पी मतलब H2 +12O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? H2O। इसी तरह CH4 +12O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2 2H2। इसी तरह अपने पास है C2H6 +O2 रिएक्शन करके हाफ O2 गलत लिख दिया बेटा, सॉरी, 2 और 2 4, तो 2O2। C2H6 तो 2CO2 3H2O 4 और 3 7, तो 7/2। और हमें ग्रेफाइट का कंबंशन भी दिया, तो कार्बन ग्रेफाइट +O2 रिएक्शन करके बनाता है CO2। और हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है C3H8 गैस का। तो फॉर्मेशन हमें पता है 3 ग्रेफाइट +4H2 रिएक्शन करके बनाता है। इन सब का हमें डाटा गिवन है, और हमें ये इक्वेशन पूछी। आपको पता है C3H8 किससे मिलेगा? कि सर हमें C3H8 इस इक्वेशन से मिलेगा। H2 किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। C2H6 किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। और हमें CH4 किससे मिलेगा?
इससे मिलेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, हमें इस इक्वेशन का क्या काम, हमें इस इक्वेशन का काम तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा आपस में तो इस ग्रेफाइट को काटने वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पहले इस रिएक्शन से ग्रेफाइट को हटाना पड़ेगा। कि सर कैसे? आपको ऊपर वाले रिएक्शन को पलटी मार के जोड़ना पड़ेगा, और वो भी साथ में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 3 ग्रेफाइट उधर जाएगा, कटेगा, तो इधर आ जाएगा 3CO2 प्लस 4H2 रिएक्शन करके बनाता है 3C8 प्लस 3O2। ऊपर रिएक्शन को पलटी मारा और 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब मुझे पता है C3H8 का आंसर था -103.8, और इस इक्वेशन को CO2 की जो कन्वेंशन फॉर्मेशन था कार्बन ग्रेफाइट का कन्वेंशन वाला, वो -393.5 था। उसको पलटी मारते हुए पहले तो प्लस हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 15, और ये 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा 27 28 और 2, और ये हो जाएगा 11, इतना, और प्लस हो गया। और अब ये तो क्या हुआ बेटा, प्लस और ये माइनस, तो नेट कितना आ जाएगा 103.8। तो 15 में से 8 गए कितने बचे 7, 9 में से 3 गए कितने बचे 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 10। तो ये अपने पास आ गया 1076.7, इस इक्वेशन का आंसर। अभी भी मुझे साथ एक दिक्कत है कि सर क्या, और तो अपने कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं, अब तो कर देंगे। इसको हटने के बाद तो अपने पास कोई ऑप्शन, एक मिनट रुको, 4H2 तो लिखा ही नहीं अपन ने, ये H2 नहीं 4H2 था। अभी भी क्या अपने पास क्या दिक्कत है, अब अपने पास हमें H2 चाहिए इस इक्वेशन में, लेकिन H2 तो इसमें भी है, H2 इसमें भी है, इसको यूज करें तो हमें किसी एक से H2 हटाना है। अब हमें H2 हटाना है, हमें C3H8 के साथ H2 चाहिए, तो अपन ये काम करते हैं, इसमें 4H2 है, इस इक्वेशन को पलटी मार के 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो जैसे जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पलटी किया है, तो पलटी करते ही 5 इधर जाएगा 5H2। अब ये 4H2 है, 5H2, तो इधर क्या बचेगा C3H8 प्लस H2, प्लस इसको 5 से करते हैं 5/2, 5/2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11/2 O2। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो इस इक्वेशन को पलटी मारा तो इसका आंसर -2855 पॉइंट था, पलटी मारते हैं प्लस हो जाएगा, और साथ में 8 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 40, और ये 25 और ये कितने हो जाएंगे 9, और फिर कितने 2, तो फिर 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 14, इसका सम कर देंगे तो ये कितना है 7, ये 15, ये 8 0, ये 5, ये 2, एक बार कैलकुलेशन देखते रहना बेटा, छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो, प्लस 2507 आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन का आना गया, तो जैसे इस इक्वेशन का आंसर है बाकी काट दो। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई कि सर आपने कैसे सोचा कि ये हमें करना ही है, हम कैसे सोचेंगे, देखो तुम्हें करना है ये ऐसे सोचना है बेटा कि हमें जब भी जिन इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो अगर हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन दी है तो जिन इक्वेशन को जोड़ रहे हैं उनमें कॉमन टर्म कटनी चाहिए। अगर कोई कॉमन टर्म नहीं कट रहा, जैसे ग्रेफाइट नहीं कट रहा तो पहले हटाया, फिर अब H2 इस इक्वेशन में भी इसमें भी है, तो रहना किसी एक में ही चाहिए। दोनों में तो दोनों को तो नहीं यूज कर सकता, ये H2 किससे आया, इससे किससे, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के एक नई इक्वेशन बना ली। अब आपको पता है मुझे चाहिए C3H8 और H2, ये मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएंगे, कैसे पलटी मार के। C2H6 किस इक्वेशन से मिलेगा, इससे, कैसे पलटी मार के। CH4 इस इक्वेशन से मिलेगा, कैसे पलटी मार के। पलटी में आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा बेटा। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट इसके 20 क्वेश्चन और 20-22 और बचे हुए, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया है, कुछ भी गड़बड़ हो रही हो तो प्लीज मुझे बता देना। क्लियर है? अपन कोशिश करेंगे, अपन कोई भगवान तो है नहीं कि एक बार में सब कुछ सही सही बता दें, तुम्हें मैं बताया और तुम्हें सब समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। कोई गलती हो तो बता देना, तो तुम्हें सुधार देंगे। ठीक है, चलो बाय।